कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र को आप नहीं समझ पाते हैं। ये नर और मादा जनन तंत्र किस तरह से मिल करके और एक युग्मनज बनाते हैं, और युग्मनज कैसे भ्रूण बनता है, भ्रूण कैसे शिशु में बदल जाता है, और एक माँ कैसे उस शिशु को जन्म देती है, किस प्रकार जन्म देती है, कितने दिन में जन्म देती है, ये फुल प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने क्लास में आपके टीचर आपको पढ़ाने में शर्माते भी हैं, आप भी इसको पढ़ने में शर्माते हैं, सीखते हैं, लेकिन ये गलत बात है। आइए शर्म को एक किनारे रख करके और लेसन को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले लिखा है मानव। जैसा कि आज मैं आपको मानव जनन तंत्र पढ़ाने वाला हूं, तो मानव यहाँ मैंने लिखा है। मानव क्या होता है? सजीव पर्जक होता है, जरायुज होता है। सजीव पर्जक या जरायुज का मतलब होता है वो अपने समान संतान को उत्पन्न करता है। जो प्राणी अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, और जो अपने समान संतान को उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि अंडे उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं अंडयुज। तो आज हम ये विभेद जान गए, और हम देखेंगे कि ये जो मानव है सजीव पर्जक यानी जरायुज है, इसका मतलब है मानव अपने समान संतान को पैदा करता है। तो मानव में दो प्रकार के प्राणी आ जाते हैं, दो प्रकार के लिंग आ जाते हैं। एक होता है नर और एक होता है मादा। नर और मादा आपस में मिल करके जो प्रजनन करते हैं, तो ये सब प्रजनन को कहते हैं लैंगिक प्रजनन। यानी कि जो मानव होता है ये लैंगिक प्रजनन करता है। कैसा प्रजनन करता है? लैंगिक प्रजनन करता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो दो चीजें जान गए यहाँ पर। मानव क्या है? सजीव पर्जक है या जरायुज है, यानी कि अपने समान बच्चे को पैदा करता है और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। इसीलिए प्रजनन होता है, इसीलिए प्रजनन किया जाता है। तो यह जो मानव होता है, मानव में जो प्रजनन होता है वो लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन का मतलब ये होता है कि इसमें नर और जो मादा है, नर और मादा दोनों आपस में, यानी ये नर दूसरे लिंग का है, मादा दूसरे लिंग का है, ये जो विपरीत लिंग वाले जो प्राणी हैं, ये दोनों प्राणी आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, आपस में मिलते हैं। तो ये लंबा प्रोसेस है, हम इसको अभी बाद में देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम है या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सिस्टम में हम एक पढ़ेंगे पुरुष जनन तंत्र और एक पढ़ेंगे स्त्री जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, यानी इसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है कुछ जो अंग होते हैं मिल करके जो इस तंत्र को बनाते हैं, इनके सामान्य नाम हम देख लेते हैं। यानी बाह्य संरचना जो होती है उनके नामों को हम जान लेते हैं। फिर इसके बाद में बारी बारी से इसकी आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे और विधिवत जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं इसकी बाह्य संरचना में कौन कौन से अंग होते हैं। बात करते हैं हम पुरुष जनन तंत्र की, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें क्या होगा भैया? मूत्रवाहिनी होगी। मूत्रवाहिनी कितनी होगी? एक जोड़ी होगी। मूत्रवाहिनियों की संख्या कितनी होगी? एक जोड़ी होगी। पुरुष जनन तंत्र मतलब होता है कि पुरुषों में पाए जाने वाले जनन के लिए जो तंत्र हैं वो कितने अंगों से मिलकर बने हैं, हम उसी अंगों को पढ़ने वाले हैं, जिसे हम पुरुष जनन तंत्र कहते हैं। दूसरा देखिए, शुक्राशय इसमें होता है, मूत्राशय होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, सीसन होता है जिसे लिंग कहते हैं, और मूत्र मार्ग होता है, वृषण होता है, वृषण कोश होता है। ये सामान्य से कुछ मुख्य अंग होते हैं, मुख्य पार्ट होते हैं जिसे हम देखेंगे। देखिए, मूत्रवाहिनी का काम क्या होता है? मूत्रवाहिनी का काम होता है मूत्र को लाना। मूत्रवाहिनी का काम क्या होता है? मूत्र को लाना, यूरिन को लाना। शुक्राशय होता है जो कि शुक्राणुओं को स्टोर करता है, शुक्राणुओं को लाता है। मूत्राशय होता है जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है। मूत्राशय का मतलब होता है ऐसा स्थान, एक स्पेस होता है जहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? ये प्रोस्टेट ग्रंथि का काम होता है जो ये स्पर्म है इसको तरल बनाना, इसको तरल अवस्था में बदलने का काम करता है प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये जो सीसन होता है, ये सीसन क्या है? ये है बाह्य जननेंद्रिय भी कहलाता है। बाह्य जननेंद्रिय का मतलब होता है यही वो अंग होता है जो स्पर्म को यूटेरस में इंस्टॉल करता है, स्पर्म को यूटेरस में डालता है, या इसका काम दूसरा होता है यूरिन को डिस्चार्ज करना, यानी पेशाब को बाहर निकालना। ये दो काम होता है इसका। और तीसरा है मूत्रमार्ग। ये मूत्रमार्ग एक ऐसी नली होती है जिसके माध्यम से मूत्राशय से मूत्र बाहर आता है, किसकी तरफ? सीसन की तरफ आता है और बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। और इसके बाद में ये वृषण है। वृषण क्या है? वृषण मुख्य
पार्ट माना जाता है, क्योंकि वृषण में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वृषण में ही शुक्राणु बनते हैं। और यह जो वृषण कोश होता है, ये वृषण कोश शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करता है और इस वृषण को चारों ओर से घेरने का काम करता है। ठीक है, अभी इसका डिटेल में हम आपको आगे बताने वाले हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जन्म तंत्र में क्या होगा, गर्भाशय होती है, गर्भाशय में ही जो शिशु होता है वो पलता है, उसको यहीं से पोषण मिलता है और इस शिशु को पलने और बढ़ने के लिए एक स्पेस मिलता है, उस स्थान को कहते हैं गर्भाशय। दूसरा देखिए गर्भाशय गिरिवा, गर्भाशय जिधर की ओर खुल रही है, गर्भाशय के निचले क्षेत्र में एक पाइप सदृश रचना होती है, उसे ही कहते हैं गर्भाशय गिरिवा। अब लिखा है जघन संघान, ये भी स्त्री जनन तंत्र का एक अंग है। और लिखा है मूत्र मार्ग, ये मार्ग जैसा कि अभी आपने इधर पुरुषों में पढ़ा है वैसे इधर भी होता है, एक नली होती है जिसके माध्यम से यूरिन बाहर निकलता है। और ये भगसेप होता है, भगसेप एक अति संवेदनशील अंग होता है जो बहुत ही कामुक होता है। और इसके बाद में योनि होती है, योनि क्या मतलब पूरा ये स्ट्रक्चर का ये बाहर से संरचना जब देखते हैं तो उस पूरी संरचना को हम कहते हैं योनि। और बृहद भगोष्ठ, योनि के मुख्य दो भाग होते हैं, बृहद भगोष्ठ और लघु भगोष्ठ, यानी इसमें दो खंड होते हैं, एक बड़े खंड और एक छोटे खंड होते हैं, उसे ही लघु भगोष्ठ और बृहद भगोष्ठ कहते हैं। हम डायग्राम बना करके इसको भी बता देंगे। और उसके बाद में लिखा योनि द्वार, यानी जो सबसे बाहर का जो हिस्सा होता है जो बाहर ओपन होता है उसे कहते हैं योनि द्वार। योनि द्वार के माध्यम से क्या होता है, एक माँ अपने बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है। और दूसरा ये कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये इसी के माध्यम से होता है। और तीसरा क्या है, जो यूरिन डिस्चार्ज करने का जो सिस्टम है वो इसी से होता है, ये काम होता है योनि द्वार का। और इसके बाद लिखा है अंडाशय। अंडाशय तो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसलिए इसको यहाँ पर लिखा है क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा था वृषण, और वृषण का काम होता है शुक्राणुओं को पैदा करना, शुक्राणुओं को बनाना। और ये जो शुक्राणु होते हैं ये वृषण में ही बनते हैं। तो यहाँ पर ये अंडाशय भी क्या करता है, अंडों को उत्पन्न करता है, अंडोत्सर्ग होता है, यानी अंडे अंडाशय में ही बनते हैं या स्टोर रहते हैं, रिजर्व रहते हैं और एक एक करके बाहर आते रहते हैं, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते रहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। बाकी इसको भी हम अभी डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं कि अंडाशय में अंडाणु कैसे बनते हैं और वृषण कोश में शुक्राणु कैसे बनते हैं। समझ गए? मैं बहुत आसानी से आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये सिंपली आपको जनन तंत्र नर और मादा का यानी स्त्री और पुरुष का आपको बताया है। ये युवावस्था मैंने लिख दिया है। युवावस्था का मतलब होता है कि कोई मेल है, कोई लड़का है, कब रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है, कितनी उम्र में उसके अंदर स्पर्म बनने लगते हैं और जो रिप्रोडक्शन के जो लक्षण हैं वो प्रतीत होने लगते हैं, वो उम्र होती है लगभग 13 से 15 साल। 13 से 15 साल में कोई एक लड़का रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, आप कह दीजिए परिपक्व हो जाता है। दूसरा क्या मैंने लिखा, यौनारंभ। मान लिया यहाँ पर कोई फीमेल है, यानी कोई फीमेल है, तो फीमेल थोड़ा लड़कों की अपेक्षा यानी मेल की अपेक्षा थोड़ा सा पहले परिपक्व हो जाती है, 1-2 साल पहले परिपक्व हो जाती है। तो आप इसको कह सकते हैं 12 से 14 साल में यह जो लड़की है या कोई जो फीमेल है वो रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है, यानी उसके अंदर जो अंडे हैं, अंडोत्सर्ग है, वो परिपक्व हो जाते हैं निषेचन करने के लिए। ठीक है, और क्या है ये यहाँ पर मैंने गर्भकाल लिख रखा है। गर्भकाल जो होता है मानवों में, यानी विशेषकर जो माँ होती है, माँ के अंदर गर्भकाल का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है लगभग 270 से 280 दिन। ये 280 दिन जो होता है ये क्या होता है, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है। इस टाइम में एक जो शिशु है बिल्कुल जन्म के लिए तैयार हो जाता है। समझ गए? और उसके बाद में माँ उसको जन्म दे देती है। तो आपको इतना मैंने सिंपल जानकारी आपको दी है। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि यह जो वृषण होता है, ये वृषण किस तरह से शुक्राणुओं का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ मैंने आपको जैसे बताया कि एक नर और एक मादा होती है। तो नर क्या करता है, नर एक कोशिका को उत्पन्न करता है जिसका नाम क्या है, शुक्राणु है, जिसका नाम शुक्राणु है। ठीक है, ऐसे ही ये मादा जो है ये भी एक कोशिका को उत्पन्न करती है और इस कोशिका का नाम क्या है, अंडाणु। समझ गए? तो ये जो अंडाणु होते हैं ये अचल होते हैं, समझिएगा, अचल होते हैं यानी ये कहीं नहीं जाते। और जो शुक्राणु होते हैं ये होते हैं चल, यानी ये शुक्राणु ही चल करके जाते हैं कहाँ, अंडाणुओं के पास में माध्यम के द्वारा। कौन कौन से माध्यम है, किस तरह से जाते हैं, ये हम आपको आगे समझाएंगे। लेकिन यही जो शुक्राणु हैं, देखिए ये जो शुक्राणु हैं इसमें क्या पाया जा रहा है, ये इनका सिर है और ये इनका वक्ष भाग है और ये इनकी पूंछ है, यानी मुख्य रूप से इसके 3 भाग पाए जाते हैं। इसका भी हम पूरा डिटेल स्ट्रक्चर अब बाद में बनाकर बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये शुक्राणु होते हैं और यहाँ जो ये अंडाणु होते हैं उनकी संरचना गोल होती है। और ये जो शुक्राणु हैं
और ये जो शुक्राणु हैं ये चल करके और जाते हैं कहाँ, ये चल करके और जाते हैं अंडाणुओं के पास में और करते हैं निषेचन, यानी आपस में ये मिल जाते हैं। और कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। और फैलोपियन ट्यूब में जब ये मिलते हैं तो इनका आपस में जो मिलना होता है, आपस में जो संलयन होना होता है, मतलब कि जो अंडाणु है इनका जो केंद्रक होता है ये शुक्राणुओं के केंद्रक से बिल्कुल मिल जाता है, संलयित हो जाता है। तो इसी क्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। तो बताइए निषेचन कहाँ होता है, निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो क्या पूरी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, नहीं, उसमें क्या होता है एक स्थान होता है जिसका नाम है एम्पुला, उस एम्पुला में ही इनका निषेचन होता है, क्योंकि एक मादा के द्वारा जो ये एक अंडा उत्सर्ग किया गया है वो जा करके एम्पुला में वेट करता है, किसका, अरे वेट करता है शुक्राणुओं का। और जैसे ही शुक्राणु वहाँ पर पहुँचते हैं वो उससे मिलने लगता है, वो उससे निषेचित होने लगता है और वहाँ निषेचित होने के बाद में एक पिंड बन जाता है इस तरह से। और यह पिंड जो होता है ये कहलाता है युग्मनज। क्या कहलाता है, युग्मनज। अब देखिए यहाँ पर ये जो शुक्राणु है ये एक कोशिका है, इस कोशिका को क्या कह सकते हैं, नर जनन कोशिका कह सकते हैं, है ना, नर जनन कोशिका कह सकते हैं। उसके अलावा इसको नर युग्मक भी कहते हैं। क्या कहेंगे, नर युग्मक। यानी जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। ठीक इसी तरह से जो ये मादा की कोशिका है, हाँ ये कोशिका क्या है, मादा जनन कोशिका है, ये मादा जनन कोशिका है। इस मादा जनन कोशिका को क्या कह सकते हैं, यह कह सकते हैं आप मादा युग्मक, इसे कह सकते हैं मादा युग्मक। हो गया, तो मादा युग्मक हो गया। और ये प्रोसेस आपको बताया है। अब इजली मैं आपको एक प्रोसेस और बता दे रहा हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से, आप बिल्कुल जुड़े रहिए और देखते रहिए। देखिए अब मैंने आपको बता दिया नर युग्मक, नर युग्मक यानी क्या, शुक्राणु। नर युग्मक क्या है, शुक्राणु है। और मादा युग्मक क्या है, अंडाणु है। ठीक है, इन्हें आपने कहा नर युग्मक और इसे आपने क्या कहा, मादा युग्मक। ठीक है, तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे आपस में और निषेचित होकर के एक गोल सा पिंड बना लेंगे, छोटा सा। इस पिंड को आप क्या कहेंगे, इस पिंड को आप कहेंगे युग्मनज। क्या कहेंगे, युग्मनज कहेंगे। यानी ये हो जाएगा आपका जायगोट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जायगोट। यानी जो नर युग्मक है मादा युग्मक है आपस में जब मिलेंगे, निषेचित होंगे तो बनेगा युग्मनज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जायगोट। ठीक है, अब यह निषेचन कहाँ होगा, ये निषेचन होगा जिस नलिका में, उसे कहेंगे निषेचन नलिका। क्या कहेंगे, निषेचन नलिका। इसको ही कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के जिस पार्ट में यह निषेचन होगा उसे कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं, एम्पुला। बिल्कुल समझिएगा, निषेचन नलिका के जिस क्षेत्र में यह निषेचन होता है उस स्थान को कहते हैं एम्पुला। अब ये एम्पुला में बन जाएंगे क्या, इस तरह से एक युग्मनज बन जाएगा। एम्पुला में क्या बन गया, युग्मनज बन गया, यानी कि यहाँ पर निषेचन हो गया। अब ये जो युग्मनज बना है ये युग्मनज ही आगे चल करके और बन जाएगा क्या, अरे शिशु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शिशु बन जाएगा। अब ये शिशु क्या हो सकता है, लड़का हो सकता है, ये शिशु क्या हो सकता है, लड़की हो सकती है। और इसके बाद में 270 से 280 दिन में यह पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा और माँ इसको जन्म दे देगी। उस समय को, जन्म देने की उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रसव। क्या कहेंगे, प्रसव। प्रसव के माध्यम से माँ इस शिशु को जन्म दे देगी और यह बच्चा बाहर आ जाएगा। समझ गए इतना प्रक्रिया। तो यहाँ तक आपने देखा कि किस तरह से एक सामान्य जानकारी आपको दी गई कि एक माँ अपने बच्चे को जन्म कैसे देती है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे मानव जनन तंत्र में दो प्रकार के प्राणी आ जाएंगे, एक नर आ जाएगा और एक मादा आ जाएगी। नर में जो पाए जाते हैं जनन तंत्र उसे कहेंगे नर जनन तंत्र, और जो मादा में पाए जाते हैं जनन तंत्र उसे क्या कहेंगे, मादा जनन तंत्र। नर या पुरुष जनन तंत्र मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद में इधर मैंने मादा जनन तंत्र लिख दिया है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगा, वहाँ पर उसको रख करके आप पढ़िएगा तो बड़ा अच्छा से समझ में आपको आएगा। और मैंने यहाँ पर बताया कि मानव सजीव प्रजक है, जरायुज है, यानी कि वो अपने समान संतान को पैदा करने की क्षमता रखता है। और जरायुज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने समान बच्चे पैदा करता है। वह प्राणी जो अपने समान बच्चे नहीं पैदा करते हैं, अंडे पैदा करते हैं, उन्हें कहते हैं अंडयुज। ठीक है,
और यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है, मानव क्या होता है, कशेरुकी प्राणी है और मानव में लैंगिक प्रजनन होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इधर मैंने आपको बताया है कि जो मेल में युवावस्था का आरंभ होता है वो 13 से 15 साल में हो जाता है, यानी जो प्रजनन करने के लक्षण है वो प्रतीत होने लगते हैं 13 से 15 साल में, यानी यौनारंभ या युवावस्था का आरंभ हो जाता है। वही चीज़ अगर फीमेल में देखा जाए, फीमेल में यही चीज़ 12 से 14 साल में हो जाता है, समझ गए। क्योंकि 13 से 15 साल से 1-2 साल पहले, यानी कि मेल में क्या होता है 1-2 साल ज़्यादा समय लेकर के इसमें यौनारंभ होता है, और इसमें क्या होगा 1-2 साल पहले यौनारंभ हो जाता है, यानी 12 से 14 साल के बीच में यहाँ पर यौनारंभ हो जाता है। और जो कुछ लक्षण होते हैं, जननिक लक्षण होते हैं, वो प्रदर्शित होने लगते हैं। और मैंने आपको बताया कि गर्भकाल कितना होता है, 270 से 280 दिन होता है, और एक माँ अपने बच्चे को पूरी तरह से जन्म दे देती है। उसके बाद में मैंने बताया है कि जो एक पुरुष शुक्राणु को उत्पन्न करता है, ये क्या होता है, ये एक प्रकार का नरयुग्मक होता है, ये कोशिका होती है। और दूसरी तरह से मादा जो अंडाणुओं को उत्पन्न करती है वो क्या होती है, मादा युग्मक होता है, वो भी एक प्रकार की मादा कोशिका होती है। इसे हम युग्मक भी कहते हैं, यानी मादा युग्मक, ठीक है। अब यही युग्मक आपस में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। फैलोपियन ट्यूब के किस स्थान पर मिलते हैं, एम्पुला में मिलते हैं। और एम्पुला में मिल करके क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एम्पुला में प्रत्येक माह मादा के प्रत्येक माह जो मादा होती है, मादा का जो अंडा से होता है, वहाँ से एक अंडा निकल कर जाता है और वहाँ पर वेट करता है किसका, अरे वेट करता है वहाँ पर स्पर्म का, शुक्राणुओं का वेट करता है। और शुक्राणु जैसे आते हैं और वहाँ पर वो शुक्राणु उससे निषेचित होता है, और निषेचित होकर के बन जाता है युग्मनस। और युग्मनस जैसे बनता है, फिर वो युग्मनस माँ के गर्भ में जाकर के स्थापित हो जाता है, बनती है प्लीसेंटा। वो प्लीसेंटा यानी कि वो अपरा की दीवार कहते हैं, वो दीवार इस भ्रूण को पोषण देने लगती है, और माँ के द्वारा जो भी खाया पिया जाता है वो सारी चीज़ों को ये जो अपरा है यानी प्लेसेंटा है, ये ला करके उस शिशु को देती रहती है। इसी से शिशु क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, और माँ के गर्भ में ये पलता है। और लगभग कितना दिन, 270 से 80 दिन में यह शिशु बिल्कुल जन्म के लिए तैयार हो जाता है। ये सिंपल सी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया है। इसके आगे हम आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में कि ये वृषण कोष जो होता है और वृषण जो होता है किस प्रकार से शुक्राणु का उत्सर्ग करता है। हम अगले वीडियो में आपको यह पूरा टॉपिक कंफर्म कराने वाले हैं, लेकर के आएंगे। आज के अंक में बस इतना ही। हम बच्चों फिर आपके बीच में आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।